दोस्तों आज की अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। रिसेंटली एक आर्टिकल देखने को मिला है और ये आर्टिकल फॉरेस्टर ने सामने रखा है। वैसे अगर आप पूछेंगे कि फॉरेस्टर कौन है तो ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, एक फर्म है जो कि रिसर्च वगैरह करती है, ट्रेंड के ऊपर रिसर्च करती है कि कौन सा सेक्टर ग्रो कर सकता है कौन से सेक्टर में। तो कई बार ये रिसर्च करती है सेक्टर के ऊपर और कई बार ये रिसर्च करती है कंपनी के ऊपर। तो रिसेंटली इन लोगों का एक आर्टिकल आया, यूएस बेस्ड ये फर्म है, इन लोगों का ये आर्टिकल आया जिसमें इन्होंने बताया कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है या फिर सेक्टर है, इसमें एक बड़ी ग्रोथ देखी जा सकती है। करंटली अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ ना, वैसे इंडिया पीसीबी वगैरह तो बनाता ही है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वगैरह तो बनाता ही है, लेकिन अभी तक इंडिया ने सेमीकंडक्टर बनाना स्टार्ट नहीं किया है। तो करंटली इंडिया जीरो पे स्टैंड करता है और इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया आज के रेट पे जीरो पे है, लेकिन 2030 तक 13% की जंप देखी जा सकती है इंडिया के चिप प्रोडक्शन सेक्टर में। और इसको लेके इन्होंने ये भी बोला है कि कैसे ग्रोथ आएगी। ऐसा नहीं कि इंडिया ने सेमीकंडक्टर मतलब चिप वगैरह बना दिया तो ग्रोथ आ जाएगी, नहीं। उसके लिए इंडिया में एआई का जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, एआई मॉडल्स इंडिया में भी आने स्टार्ट हो गए हैं, उसमें यूज़ होने वाला है। क्लाउड में एआई का जो चिप है उसका यूज़ होने वाला है, सॉफ्टवेयर में भी यूज़ होने वाला है, टैलेंट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। और इंडिया अकेले काम नहीं करेगा, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है। इंडिया ये खुद थोड़ी चिप बना लेगा, तो यहाँ पे बड़ी कंपनीज का आना, इन्वेस्टमेंट करना, पार्टनरशिप करना, तब जाके इंडिया जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फिर इस मार्केट में खड़ा हो पाएगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है और ये लोगों ने ये फोरकास्ट किया है कि इंडिया का जो चिप प्रोडक्शन मार्केट है, जो चिप का मार्केट है, ये ग्रो करने वाला है, 13% तक मार्केट पहुंच जाएगा 2030 तक। तो इसी में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, माइक्रोन ने पिक कर लिया है एलएनटी को। अब इसके पीछे ना एक बड़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा और ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, कुछ नंबर्स आए हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि भी मैं मल्टीपल वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, अभी एक एक वीडियो डाल रहा हूँ और वेरी सून अभी पता है क्या, एडिटिंग में भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो एडिटिंग करना उसके बाद वीडियो अपलोड करना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैं एक ही वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। अगर एडिटिंग ना करूँ तो यूट्यूब नाराज़ हो जाता है और एडिटिंग करूँ तो एक ही वीडियो बना पाता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी जैसे कि एक वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ तो एक वीडियो मैं अपने जो है मेंबर्स के लिए अपलोड करूँगा, क्योंकि उस पर भी मेरे को बहुत टाइम देना पड़ेगा और जो मेरे मेंबर्स होने वाले हैं उनको जिस चीज़ की वो तलाश कर रहे हैं, जिस तरीके का वीडियो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, वो उनको वहीं पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग बहुत डीपली, उसमें भी वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं वहाँ पे डीपली डिस्कस करने वाला हूँ कंपनीज़ के बारे में। ठीक है, हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे पास्ट का क्या कंपनी का ग्रोथ रहा, आगे का क्या प्लान है, कंपनी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करी। तो जो जो चीज़ें हैं हम धीरे धीरे ही कवर कर सकते हैं। ये मार्केट इतनी छोटी जर्नी नहीं है कि मैं आज आया कल चला गया, नहीं, बहुत लंबी जर्नी है। तो बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम मैं अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ। आपने मेरे चैनल पे ये अभी वीडियोस बनाने का फॉर्मेट देखा होगा, फिर मैं थोड़ा अभी और भी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ न्यूज़ को, और ताकि यूट्यूब को भी परेशानी ना हो और आप लोग को भी राइट न्यूज़ यहाँ पे मिले। तो अभी पता है क्या हुआ है, माइक्रोन में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि माइक्रोन ये जो है, आपको याद होगा इसकी ना टाटा के साथ पार्टनरशिप थी, लेकिन अभी इसने ना एलएनटी के साथ पार्टनरशिप कर लिया है और अब न्यूज़ आ रही है कि 2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब हुआ क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोन ने सेलेक्ट कर लिया है एलएनटी को फेज़ 2 के लिए। अब फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट किया तो फेज़ 1 में कुछ तो हुआ होगा, तो फेज़ 1 बन के तैयार हो चुका है। वो मैंने यहाँ पे नीचे डाला है, वो नीचे डाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो माइक्रोन ने ऑलरेडी एलएनटी को पिक कर लिया है फेज़ 2 के लिए, जिसमें 2.75 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इतना पैसा लगेगा सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाने के लिए। इधर से इतना रेवेन्यू नहीं आएगा, ये चीज़ जस्ट टू बी क्लियर, इतना पैसा लगने वाला है बनाने के लिए फैसिलिटी। तो ये यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी बन रही है, ये भी मैंने आपको बताया, ये बन रही है एटीएमपी फैसिलिटी। एक होता है आपका ओसेट, एक होता है जो वेफर वाले, जो फैब्रिकेशन वाले प्लांट होते हैं, वो अभी भी नहीं बन रहा है, ये एटीएमबी है। ये होता है असेंबली टेस्टिंग माइक्रो प्रोसेसिंग वगैरह, जो है पैकेजिंग, ये जो है ये पैकेजिंग होता है इसका लास्ट में, और एम से आई थिंक आई बिलीव, हाँ ये होता है असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पे भी असेंबली टेस्टिंग पैकेजिंग वगैरह होने वाला है इस फैसिलिटी में। तो ये सनद में बनने जा रहा है, गुजरात में बेसिकली बन रहा है। वहाँ पे ना 3-4 वो जो गुजरात में जो लैंड है ना, वहाँ पे कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो इस तरीके का ये जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे आसपास भी वही फैसिलिटी है सारी,
चिप वाली है, तो काफ़ी बड़ा लैंड यहाँ पे सरकार ने इनको एलोकेट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो फैसिलिटी बनेगी ना ATMP, यहाँ पे जो रैम होता है, जो आपको पता ही है, इसको डी रैम बोलते हैं, डी रैम और नैंड मेमोरी, ये अभी लेटेस्ट आ गया है मार्केट में, नैंड मेमोरी, ये वहाँ पे प्रोडक्ट की जो है पूरी टेस्टिंग वगैरह करके इसकी पैकेजिंग वगैरह वहाँ से होने वाली है। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में काम होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं क्या हुआ था, इन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा है ना, वाई द स्विच, द मूव फॉलो ऑपरेशनल डिले फ्रिक्शन विद द टाटा प्रोजेक्ट। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि इन दोनों के बीच में कुछ अलाइनमेंट था, जहाँ पे टाटा ने इनकी बात नहीं मानी और माइक्रोन की अपने कुछ कंडीशन थी जो कि टाटा उसके साथ अलाइन नहीं कर पाया। जब इन दोनों की अलाइनमेंट सही नहीं बैठी, कुछ डिबेट रहा किसी पॉइंट को लेके, कुछ हो सकता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी आपको मिल जाएगी। बस हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शंस आया, जिसकी वजह से माइक्रोन ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है सेमीकंडक्टर में, उसने फैसला किया कि हम लोग टाटा के साथ काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टाटा वालों के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, लेकिन आगे भी टाटा वालों के लिए भी अच्छी न्यूज़ आएगी, अभी मैं बताऊँगा। विच बिल्ड फेस 1, जो कि ऑलरेडी फेस 1 में टाटा का काम हो चुका है, ये आपको मैं बता दूं। जो फेस 1 है ना, वो टाटा के साथ ही माइक्रोन ने बनाया हुआ है। अब L&T वॉज द रिपोर्टली ऑलवेज अ टॉप पिक फॉर एक्सपेंशन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है माइक्रोन कि हम लोगों का जो L&T था वो पहले से ही हम लोग का पहला पसंद था। तो फेस 1 तो ऑलरेडी तैयार हो गया। अब ये देखिए, फेस 1 ऑलरेडी स्केल्ड अप हो चुका है। यहाँ से ये कितना 5 लाख स्क्वायर फीट का जो है ये स्पेस है यहाँ पे, और अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल फ्लोर क्लीन रूम है ये। यहाँ पे जितना बड़ा ये स्पेस मिला हुआ है, तो सिंगल फ्लोर काफ़ी बड़ा यहाँ पे क्लीन रूम देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से कमर्शियल प्रोडक्शन फेब 2026 से स्टार्ट भी हो चुका है। और आपको एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन कर दूं, फेस 1 में क्या क्या हो चुका है। यहाँ से फैसिलिटी में डी रैम और नैंड जो है ऑलरेडी यहाँ से पैकेजिंग वगैरह जो है सारी चीज़ें बन के जा भी रही हैं। और इनका जो फर्स्ट मेड इन इंडिया मेमोरी मॉड्यूल हैव ऑलरेडी शिप टू डेल, जो यूएस की कंपनी है ना डेल, जिसके लैपटॉप्स वगैरह और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वो काम करती है, बड़ी कंपनी है, बहुत सारी चीज़ें आती है, लैपटॉप ही नहीं है इसकी, बहुत सारी चीज़ें, उसको ऑलरेडी सप्लाई हो भी चुका है। तो फेस 1 का तो काम चल रहा है जिसमें टाटा इसके साथ लगी है, लेकिन फेस 2 उससे भी बड़ा काम होने वाला है। $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है भाई, इतना पैसा लगने जा रहा है इसमें। लेकिन इसमें एक कैच है, कैच क्या है कि गवर्नमेंट बैक्ड पुश। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जितने भी ATMP फैसिलिटी बनेगा, अभी कोई बाहर की कंपनी आएगी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि अगर कोई इंडिया में अगर हमें सेमीकंडक्टर में लेके जाना है तो सरकार की पॉलिसी सपोर्ट देना ही पड़ेगा। विदाउट सपोर्ट कोई कंपनी इतना पैसा नहीं लगाएगी। तो सरकार 50% यहाँ पे कुछ स्कीम के तहत, कुछ पॉलिसी के तहत कि बाहर से जो कंपनी आ रही है वो गारंटी दे रही है कि हाँ हम काम करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% यहाँ पे फाइनेंस करने वाली है। ये फाइनेंसिंग है, पॉलिसी सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस फाइनेंसिंग सपोर्ट है। और स्टेट गवर्नमेंट भी दे रही है 20%, बाकी का 30% जो बचा वो ये कंपनी देगी। अगर ये आ रही है बाहर की तो ये कंपनी इतना लगाएगी, क्योंकि इसको भी तो पैसा, ये भी तो कमाएगी ना पैसा। और प्लस इधर इंडिया के लोगों को जॉब मिलेगा, 15,000 और भी इनडायरेक्ट जॉब्स भी मिलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में जो सरकार का भी एक टारगेट रहता है ना, जॉब क्रिएट करना है, तो वो भी मिलेगा। तो ये थोड़ा पैसा अगर सरकार डालती है और इससे इतने जॉब मिलते हैं, तो ये सरकार के लिए भी एक जो उनका जो एम होता है वो भी पूरा हो जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई है पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंपनी के नंबर आए हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगेन केमिकल सेक्टर। अब धीरे धीरे केमिकल सेक्टर में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए अभी मैंने आपके कुछ कमेंट पढ़े कि एकदम से क्रैश क्यों आ गया, एकदम से जंप क्यों आ गया। भाई डे का आपको न्यूज़ कहाँ से मिलेगा कि क्यों जंप आया? अगर किसी को इंटरेस्ट आ गया, किसी ने उसको बाय कर लिया, कोई ब्लॉक डील हो गई और किसी प्राइस पे ब्लॉक डील हुई है, तो दूसरे इन्वेस्टर नाराज हो गए तो उस दिन उसको बेच दिया। वो डे के न्यूज़ के बेस पे कि गिर गया चढ़ गया, गिर गया चढ़ गया, उस पे क्यों बैठे हो भाई? आपको देखना है कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अभी ये 3 गुना नंबर इसके जंप आ गए हैं, मोर देन ट्रिपल इन Q1 27। आगे की अपडेट आगे बताऊंगा। सेल्स ग्रो किया है 40% से, प्रॉफिट ग्रो किया है 272% से, एबिटा, ठीक है। और नेट प्रॉफिट ग्रो किया है 217% से, 67 का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 21 करोड़ का प्रॉफिट था। ह्यूज जंप आना स्टार्ट हो चुका है। और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, कई कंपनीज में धीरे धीरे जंप आना स्टार्ट हो गया है। और प्राइस अगर हम देखें तो 178 के आसपास है। तो जो गिर रहा था, जिसको निकलना है निकलने दो ना। इसमें मुझे पता है केमिकल सेक्टर इतना आसान नहीं है, ये बहुत लंबा इसने पेशेंस दिया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि
कुछ कंपनी में पेशेंस का ना आज रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बता दूं, ऐसा होना स्टार्ट हो चुका है। वो मैं अपने मेंबर में जब वीडियोस अपलोड करूंगा तब वहाँ पे डिस्कस करूंगा कि पेशेंस से हम लोगों को क्या मिलना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, अगर इसके नंबर्स यहाँ पे आपने देख लिए, इतनी ग्रोथ आई है, तो उसके बाद जरा कंपनी के कमेंट भी तो देख लेते हैं ना। दहेज में एक्सपेंशन किया है कंपनी ने। फेस 1 इज कैपिटलाइज्ड, मतलब कि जो एसेट बनाया था कंपनी ने वो कंप्लीट हो गया। तो कंपनी का वो एसेट बुक में, मतलब बैलेंस शीट में आ गया कि कंपनी का इतना एसेट बन के तैयार हो गया। पहले बन रहा था, अभी वो कैपिटलाइज हो गया। वेरी सुन यहाँ से कमर्शियलाइज भी हो जाएगा, मतलब कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फेज 2 का कंपनी कह रही है कि Q3 इस फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात कर रहे हैं, इसमें कंप्लीट हो जाएगा Q3 में, फेज 2 का। उसके बाद कंपनी के कैपेक्स का गाइडेंस अगर आप देखेंगे तो कंपनी 2027 में बोल रही है कि लगभग 150 करोड़ के आसपास, 150, 125 से 150 इतना बोल रही है कि हम खर्च करेंगे अपने कैपेक्स के लिए। 85% तक का जो, मतलब टोटल बजट का 85% जो खर्चा है वो फेज 2 तक हो जाएगा और वो कैपिटलाइज भी हो जाएगा। फेज 2 कैपेक्स कैपिटलाइज इन Q2 27, तो 85% तब तक हो जाएगा और Q3 तक आप समझ लो पूरा ही खत्म हो जाएगा जो भी कंपनी का बजट है। तो ये कंपनी ने बजट रखे हैं भाई कि आने वाले टाइम पे कैपेक्स में कैसा पैसा खर्च करना है। और इसके अलावा कंपनी के जो 2028 में आप जितना भी ये पैसा लगा रही है उसका थोड़ा सा डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, तो वो इस हिसाब से क्वार्टरली कैलकुलेट करके चल रही है। तो वो डिपेंड करता है, अगर रेवेन्यू अच्छा ग्रो करेगा तो वो डेप्रिसिएशन इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। उसके बाद कंपनी के थोड़े और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या बोला है उसकी तरफ से बता देता हूँ। CFO ने एक बात बोली है कि अभी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, 40% का ग्रोथ, क्वार्टरली 32% का ग्रोथ, ये चीज़ें उन्होंने बोली है। बट अभी गिर रहा क्यों है नंबर, आपको मैं जो बताऊंगा ना क्यों गिरा है स्टॉक, उसके पीछे जो रीज़न है वो बहुत बड़ा रिस्क भी है। और अभी जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है ना वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग जो फर्टिलाइज़र है ना, केमिकल के कुछ ऐसे आइटम्स हम लोग बाहर से मंगाते हैं। इंडिया सारी चीज़ें नहीं प्रोडक्शन करता है, इंडिया कहीं से ड्रिल नहीं करता है। हम लोग के यहाँ पे हम ड्रिल करके या फिर कोई केमिकल कोई चीज़ ऐसे नहीं, कई सारी चीज़ें तो इंडिया बाहर से मंगाता है। ये जो एसिटिक एसिड आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये इनपुट और लॉजिस्टिक रिस्क ये जो देख रहे हो ना, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एसिटिक एसिड है और मेथनॉल है जो इसका की प्रोडक्ट है इस कंपनी का, ये बहुत ज़्यादा रिस्क में है। क्यों रिस्क में है? अभी जो मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है ना, रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका जो डिसरप्शन बना हुआ है ये प्रेशर डाल रहा है कंपनी के ऊपर। ना कंपनी का वर्किंग कैपिटल पूरा यूज़ हो पाता है, शिपिंग नहीं आ पाती है। तो ये दोनों बाहर से मंगाती है और ये मिडिल ईस्ट से आता है दोनों। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी वजह से स्टॉक में आपको कभी कभी गिरावट एकदम से देखने को मिल जाएगा। और वैसे नंबर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और वो तो अब भाई मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि क्या होगा आगे, क्योंकि अगर ये चीज़ डेफिनेटली अगर ये दोनों चीज़ कंपनी को नहीं मिलेगा तो बिजनेस रन करने में डिफ़िकल्टीज आएंगी ना, कैसे करेगी कंपनी। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और दहेज का जो कंपनी का जो फैसिलिटी है, प्लांट है, वो मस्ट भी कंप्लीट करने की बात ये लोग कह रहे हैं, जो शेड्यूल इन्होंने रखा है, अदरवाइज कंपनी को फिर प्रॉब्लम होगा। ये इन्होंने बात सामने रखी है। बाकी कंपनी जो है डिविडेंड वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम पे करती है, ये कंपनी ने यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ना, डिक्सन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। डिक्सन के नंबर आ चुके हैं। नंबर्स अगर आप देखोगे किस तरीके के नंबर आए हैं, तो हेडलाइन से अच्छा मैं अगर थोड़ा की पॉइंट बताता हूँ फिर आपको समझ आएगा कि क्या हुआ है कंपनी में। कंपनी में ये हुआ है कि कंपनी के जो Q1 के नंबर आए हैं उसमें नेट प्रॉफिट में 663 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, इतना ज़्यादा इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और कंपनी का जो हम लोग यही देख रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसको नंबर्स को देखा डिटेल में तो पता लगा कि एक्सेप्शनल अदर इनकम आया है। अदर इनकम से कंपनी को बहुत पैसा आया है जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ऊपर तक दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू उसका सिर्फ 21% ग्रो किया है, देख रहे हो, रेवेन्यू 21% से ग्रो किया है लेकिन प्रॉफिट 663 पे पहुंच गया है। तो उसकी असली स्टोरी ये है कि कंपनी का कोई पैसा इस बार अपने एक्चुअल प्रोडक्ट से नहीं बना है, अदर इनकम से बना है। तो ये एक्सेप्शनल अदर इनकम बिल्कुल रिमूव कर दो। वो पैसा कंपनी के, हम ये नहीं मान सकते कि वो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है। कंपनी की सेल आई है 21% की। अब हुआ स्टोरी ये है, आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो, यहाँ पे मैंने वैसे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हो कि भाई इसकी तो सेल बड़ी है ना, 15,000 करोड़ की सेल आ गई है, पिछले साल 10,000 करोड़ की थी पिछले क्वार्टर, और पिछले साल 12,000 थी, तो सेल तो बहुत अच्छी इसकी बढ़ रही है।
फिर इसके एकदम से प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट 463 करोड़ का आया है और ओवरऑल 718 करोड़ का आया है, जिसमें अदर इनकम देखिए 537 करोड़ का इसका अदर इनकम आया है। सो यहाँ पे आप देखिए 718 कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, ये मैंने माइनस कर दिया अदर इनकम के साथ। ये वाला जो अदर इनकम है इसको मैंने माइनस कर दिया, तो एक्चुअली कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 181 करोड़ का। अब ये 181 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट आया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले तो कंपनी के मटेरियल कॉस्ट अगर आप देखोगे अभी हाईएस्ट पहुंच गया है, 94 पे पहुंच गया है। हाईएस्ट 94 पे मटेरियल कॉस्ट पहुंच गया है। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, वो देखो लो पे चले गए हैं, 3% पे चला गया है। तो अब आपका एक और सवाल हो सकता है, सेल बढ़ रही है, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, मार्जिन कैसे कम हो गया? मार्जिन के पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि कंपनी के जो मोबाइल की सेल थी ना, वो तो बढ़ गई है। अब ये जैसे बड़े ब्रांड के लिए जो मोबाइल वगैरह बनाती है, सैमसंग के लिए या कोई भी XYZ जो बड़े ब्रांड होते हैं, उनकी जब ये मोबाइल बनाती है और इसकी सेल बढ़ती है, उसमें मार्जिन बहुत कम होता है। बड़ी कंपनीज मार्जिन नहीं देती हैं। उसकी सेल बढ़ गई। अब जहाँ पे कंपनी के मार्जिन अच्छे होते हैं, अब कोई टीवी हो सकता है अननोन ब्रांड का, ठीक है, चाइना के कोई ब्रांड का टीवी है या फिर कुछ और है, वो बेच रही है अगर कंपनी, जैसे ईयरबड्स भी बेचती है, उसमें भी अच्छा मार्जिन बना लेती है, तो जो जहाँ पे मार्जिन बना लेती है उसकी सेल कम हुई है। तो सेल ओवरऑल बढ़ गई, लेकिन जिसमें मार्जिन था वो कम बिका, और जिसमें मार्जिन कम था वो तो ज़्यादा बिक गया, और जिसमें मार्जिन ज़्यादा था वो कम बिका। तो ओवरऑल आपकी सेल बढ़ गई, यहाँ पे मार्जिन कम हो गया, और आपका जो है नेट प्रॉफिट इसलिए नीचे चला गया, और इसीलिए स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। और इसीलिए क्या हुआ, जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ ना, तो जो इन्वेस्टर थे उन्होंने देखा भाई अदर इनकम से इसको प्रॉफिट बना है, और एक्चुअल तो इसको प्रॉफिट बना नहीं है, और उन्होंने एकदम से सेल किया, और आप देख सकते हो स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे एक्चुअल वही है कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें प्रेशर आया, और रीज़न मैंने आपको बता दिया है। वैसे मैं आपको बता दूँ, जो मोबाइल की प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, 15,000 करोड़ की सेल पे पहुंच गई है। तो ओवरऑल तो कंपनी के सेल्स में जंप आया, और जिसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसके नंबर को सही ही बोलूँगा। बाकी आपकी कॉल है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको मिलूंगा इसी तरीके की वीडियो के साथ आने वाली वीडियोस में। फॉलो सब्सक्राइब करके जरूर चाहिए, सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी है यहाँ पे। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे मैं उतनी ज़्यादा वीडियोस लेके आ पाऊँगा। और 10,000 तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी हो पाएंगे, बट हाँ अगर ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।